आज स्टार्ट कर रहे हैं ईएमएफटी। ईएमएफटी में सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज की। क्या होता है भाई चार्ज? देखो भाई, जब भी हम चार्ज की बात करते हैं, चार्ज और कुछ नहीं है, या तो आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए या किसी से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल लिए, वही चार्ज होता है सिंपली। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मेटल का वो है, राइट, मेटल की बॉल है आपके पास। इस मेटल की बॉल के अंदर अभी जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही कैसे चार्ज होता है भाई? नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन्स की वजह से होगा। और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। अब मैंने क्या करा यार, इस वाली बॉल से 10⁻13 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर दिए, हटा दिए। पहली केस में क्या था, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। अब मैंने क्या किया, इसमें से 10⁻13 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। तो अब क्या होगा भाई, इस बॉल के अंदर अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? ओ सॉरी, प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 10⁻13 एक्स्ट्रा क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन हो जाएंगे। इट मीन जैसे आप 10⁻13 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालोगे तो इस बॉल पे कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस 10⁻13 टाइम्स चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, राइट। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है भाई? 1.6 हाँ जी बताइए। इंटू 10⁻⁻19। हाँ, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड जब आप हम यहाँ पे प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लस होगा। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब कितना हो गया भाई, यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो कितना चार्ज आया? 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो हम बोलेंगे 1.6 माइक्रो कूलम चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, अगर आप इससे 10⁻13 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर दोगे। बहुत सारे मेथड्स होते हैं रिमूव करने के, तो उसमें आपने जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया भाई? जब भी हम यहाँ पे चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज, अगर मैं पॉजिटिव 5 कूलम चार्ज की बात बोल रहा हूँ, तो मैंने क्या किया होगा, कोई भी वो जो आपके पास मटेरियल है जिसमें 5 कूलम चार्ज है, हमने वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया होगा, ताकि उसमें एक्स्ट्रा क्या बच जाएंगे? ज्यादा प्रोटॉन बच जाएंगे। समझ में आया या रिपीट करूँ कोई बात? यहाँ तक बताओ मुझे। हाँ जी भाई, हर एक बंदे को समझ में आई ये चीज? यस सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब भी आप चार्ज लिखोगे, कोई भी चार्ज लिखोगे, चार्ज हमेशा किसके टर्म्स में होगा? Q इज इक्वल्स टू एन ई की टर्म्स में होगा। भाई आप वहां से जब भी किसी पे कोई चार्ज देना चाहते हो तो आप वहां से क्या निकालोगे? या तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे या इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दोगे उसको। तो इट मीन्स हमेशा जो भी चार्ज आएगा वो किसके टर्म्स में होगा? किसका इंटीजर मल्टीपल होगा? वो ई का इंटीजर मल्टीपल होगा। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, तो जितने भी फिजिकली चार्ज एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे इंटीजर मल्टीपल होंगे किसके? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट है इस चीज में भी? पूछिए। तो ये हमेशा वैलिड होगा। कई बार वो पूछेगा कि आपके पास जो है वो 5 कूलम चार्ज है ना, और बोलेगा कितने इलेक्ट्रॉन मुझे वहां से निकालने पड़ेंगे ताकि उस मेटल पे जो है वो 5 कूलम चार्ज आ जाए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे? Q बाई ई। तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करने पड़ेंगे। हाँ भाई अनमोल, समझ में आया? यस सर। सर अगर मतलब ये ऐड होती है इसमें इलेक्ट्रॉन, फिर पॉजिटिव में आ जाता ना, ओ नेगेटिव में। नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आता है अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करते। लक्की क्या कर रहा है आजकल? एनुअल, हाँ जी सर। मैं लक्की क्या कर रहा है? सर पता नहीं जी। बात नहीं होती उससे? पता नहीं सर, कह तो रहे थे कभी कभी बीच में आते तैयारी करने। अच्छा। हाँ जी। बाकी और तो कोई नहीं, आप ही लगे हुए हो है ना? हाँ जी सर। वो चेल्सी भी छोड़ गया। हाँ जी सर। हम्म,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऊपर वाला किस कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, या रिपीट करनी है? कोई चीज बता देना भाई, जहां पे कोई चीज किसी को नहीं समझ आएगी मैं उस चीज को वापस से रिपीट कर दूंगा, ठीक है? ये मत रखना कि नहीं समझ आया छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट चलेंगे और इन्हीं पे क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। ठीक है भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जनरली हम लोग तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। पहला होता है पॉइंट चार्ज। जब हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? एक पॉइंट है कहीं पे, और जिस पॉइंट के ऊपर, मतलब बहुत स्मॉल सी एक पॉइंट है जिसके ऊपर आपका प्लस क्यू चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? तो इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट होता है अपने पास लाइन चार्ज। लाइन चार्ज, लाइन चार्ज का मतलब क्या था भाई? मेरे पास मान लो एक वायर है, इस वायर की जो लेंथ है वो एल है, कैपिटल एल लेंथ। आपने क्या करा यार, इसको एक प्लस क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया बाहर से। आंटी जी वो केटल बंद कर देना, इधर चल रही होगी, बंद कर देना। आपने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज इसको बाहर से सप्लाई कर दिया। अब वो जो प्लस क्यू चार्ज है वो होगा क्या भाई? वो इसकी पूरी लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है? तो जब वो पूरी की पूरी लेंथ पे इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज आएगा? हाँ जी, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज आएगा बताओ भाई? क्यू चार्ज कितनी लेंथ पे चला गया? एल लेंथ पे चला गया, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना आएगा? क्यू बाई एल आ जाएगा। और इसी को यस सर। बोला जाता है लाइन चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या होगी भाई इस लैम्डा की? कूलम कूलम पर मीटर। पर मीटर। ठीक है भाई, कुछ जगह इस लैम्डा से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में आपको इसको रो एल से भी डिनोट करा हुआ मिलेगा। तो लैम्डा को अगर आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी एल, एंड यहां से अगर आप डी क्यू की वैल्यू निकालो तो हो जाएगी लैम्डा टाइम्स डी एल, राइट? और टोटल चार्ज अगर आपने क्यू निकालना है तो टोटल चार्ज के लिए डी क्यू का क्या करना पड़ेगा? लाइन इंटीग्रेशन। तो लैम्डा टाइम्स डी एल अगर आप लाइन इंटीग्रल कर दोगे निर्मल नॉर्मल इंटीग्रेशन, तो ये आपको क्या दे देगा? टोटल चार्ज। तो इसको ऐसे समझना कि अगर मैंने आपको, देखो मैंने बोल दिया कि यार लैम्डा जो है वो 5 कूलम पर मीटर है, और मैंने बोला कि फाइंड द चार्ज ऑन द 10 मीटर लेंथ ऑफ द वायर। 10 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज होगा ये बताओ? तो 10 मीटर लेंथ पे कैसे निकालोगे भाई? द क्यू इन 10 इज इक्वल्स टू क्या होगा? लैम्डा इंटू 10 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है। तो चार्ज कितना आ जाएगा? 50 कूलम। दूसरा होता है भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमारे पास एक ये सरफेस है भाई ऐसे, ठीक है? लेट्स टेक इस सरफेस का जो एरिया है वो ऐसे है, पूरी सरफेस का एरिया ऐसे है। अब मैंने क्या करा यार, बाहर से इसको प्लस क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया। अब जैसे ही आप सरफेस को प्लस क्यू चार्ज सप्लाई करोगे बाहर से, तो वो सारा का सारा चार्ज जो है इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो यार अगर मैंने प्लस क्यू चार्ज इस पूरी सरफेस को दिया है तो पर यूनिट एरिया कितना चार्ज आएगा? दैट विल बी क्यू बाई एस, और इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज
डेंसिटी। ठीक है भाई, रो एस से डिनोट करते हैं। रो एस की यूनिट क्या होगी? मीटर पर, सॉरी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहीं से मैं रो एस को लिख सकता हूं डी क्यू बाई डी एस। सो अगर आपको चार्ज निकालना होगा तो डी क्यू का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा रो एस इंटू डी एस। ठीक है भाई, कई बार वो एरिया देगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे देगा आपको, और बोलेगा चार्ज निकालो कितना होगा वहां पे, तो एरिया को सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा? चार्ज मिल जाएगा। नेक्स्ट होती है भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या होता है भाई? ये आपके पास कोई वॉल्यूम है ऐसे, ठीक है, ये वॉल्यूम है। अब हमने क्या किया, इस वॉल्यूम को प्लस क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया? प्लस क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया। कितना वॉल्यूम है इसका? वी वॉल्यूम। तो यहां से हम डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी, वो किसके इक्वल होगी? क्यू बाई वॉल्यूम। ठीक है भाई, और यहीं से आपके पास रो वी की वैल्यू आ जाएगी डी क्यू बाई डी वी। तो क्यू इज गोइंग टू बी रो वी डी वी। एंड अगर रो वी की यूनिट की बात करोगे, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, द यूनिट इज कूलम पर मीटर क्यूब। एंड रो वी को क्या लिखते हैं हम लोग? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये था भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछिए मेरे से। है कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लो। कूलम्स लो तो सबने पढ़ा होगा भाई, क्या नहीं पढ़ा हुआ है? क्या होता है भाई कूलम्स लो? यस प्लीज, क्या होगा भाई कूलम्स लो? सर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फोर्स का फॉर्मूला होता था। फोर्स का फॉर्मूला होता है। और कोई भाई कुछ और ऐड करना चाहता है? चलो देखो भाई, होता क्या है यार कूलम्स लो, बेसिकली अगर आपके पास दो चार्ज हैं भाई, कूलम्स लो क्या बताता है आपको? मेरे पास यार दो चार्ज हैं भाई, एक ये चार्ज है Q1 चार्ज, और एक ये Q2 चार्ज है। दोनों चार्ज एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे आपने रखे हुए हैं।
दोनों चार्ज एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं, आर डिस्टेंस पर रखे हैं। तो कुलम्स लॉ क्या कहता है कि जब भी आपके पास दो चार्ज एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे पे कोई फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब वो फोर्स कैसा होगा, ध्यान दो। जब ये एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे तो अगर दोनों सेम टाइप के चार्ज हैं तो वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ये इधर को जाएगा, ये वाला इधर को। अगर ये सेम टाइप के चार्ज है मींस अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तब भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। मतलब जो फोर्स लगेगा दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो मैंने जो ग्रीन ये दूसरे वाली बनाई है, पहले वाली मिटा देते हैं, ये वाली। हाँ जी, अगर ये सेम टाइप के चार्ज हैं तो जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, डिफरेंट मतलब एक पॉजिटिव है, लेट अस टेक Q1 जो है वो पॉजिटिव है और Q2 जो है वो नेगेटिव है, या उल्टा भी हो, ऊपर वाला नेगेटिव हो नीचे वाला पॉजिटिव हो। जब ये डिफरेंट टाइप के चार्ज होंगे तो इन पे जो फोर्स लगेगा वो किस टाइप का फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो उस केस में जो फोर्स लग रहा होगा भाई, ये मैं रेड वाला बना रहा हूं, ये ध्यान रखना, इस डायरेक्शन में लगेगा एंड फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा। तो कूलम्स लॉ क्या बताता है यार, ये जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का होगा, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, द फोर्स जो आपका Q1 Q2 पे लगा रहा होगा, Q1 ऑन टू, एंड जो फोर्स टू जो है वो वन पे लगा रहा होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। राइट, फोर्स जो Q1 Q2 पे लगा रहा होगा और Q2 किस पे लगा रहा होगा, Q1 पे लगा रहा होगा, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा। एंड ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के, Q1 Q2 के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। एंड जो ये फोर्स होगा F221, मैं इसको जनरली एफ से डिनोट कर रहा हूँ। सो एफ जो है वो किसके इक्वल होगा, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एंड इस जो के की वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। राइट, तो एफ जो है अपने पास कितना बन जाएगा यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻⁹ होती है। ठीक है भाई। चलो, कूलम्ब्स लॉ में किसी को कोई डाउट है? सर ई नोट की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट है ये, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर।
Write down one question. We have two charges Q1 and Q2 that are having 2 meter apart. Q1 is 2 nanocoulomb and Q2 is 3 nanocoulomb. Then find the force on them and also find the nature of the force. Also find the nature of the force. सर 13.49 नैनो कूलम. 13.9. ओके, चेक करते हैं भाई. कैसे नेचर कैसी होगी? नेचर सर अपोजिंग होगी सर. अपोजिंग होगी क्योंकि दोनों कुलम चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज है. तो एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? ये रिपल करेंगे. तो जब एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगर मैं फोर्स निकालूं तो फोर्स कितना होगा? वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. हाँ देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी बताई थी? 9 × 10⁻⁹ 2 × 10⁻⁻⁹ 3 × 10⁻⁻⁹. Divided by r square. R square means 2 square. So it's going to be 9 × 2 × 3 divided by 4 × 10⁻⁻⁹. This will cancel out and it's going to be how much? This is 2. 27 divided by 2 is how much? 14.5 × 10⁻⁹. The unit of force is Newton, right? Or you can say 14.5 nanonewton. एक्सक्यूज मी सर 13.5 नहीं आएगा. 27 आए ना? हाँ सॉरी, 13.5 आएगा. 27/2 आए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक और. Two charges Q1 and Q2. Q1 is having 3 nanocoulomb. We have to find the Q2 value. R is 3 meter here, right? And the force is 3 Newton forces applying between them. Find the value of Q2. And this force is of attraction. Also find the nature of that one, right? सर 1 नैनो कूलम. 1 nanocoulomb. कैसा होगा 1 nanocoulomb? सर सर -1. माइनस का माइनस का. आंसर तो गलत है, थोड़ा सा चेक कर.
सर कूलम आएगा। हाँ कूलम आएगा, ठीक है, अब ठीक है। अट्रैक्शन है तो वो नेगेटिव होगा, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, 9 × 10⁻⁹ Q1 कितना हो गया, 3 × 10⁻⁻⁹ और Q2 एज इट इज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, 3²। अब ये फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। तो Q2 कितना हो जाएगा, देखो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, 1 कूलम। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये कैसा होगा भाई, -1 कूलम। कोई डाउट है इसमें, चलो नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होती है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहले इसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। Let's discuss one thing. You are having a Q charge here, right? And try to understand this is fixed at this position. If you are having a Q charge at this position and this charge is fixed, okay? Now, what you did, you are taking a test charge. And at this position, let us take at a distance from this one, at a distance r, you left that Qt charge. Qt charge is known as test charge, right? This is generally a positive charge. Test charge. Test charge generally positive, right? Okay, if it is a test charge and you leave it here, so in which direction the force will be applied on this charge Qt? हाँ भाई, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस Qt चार्ज पर, अगर ये टेस्ट चार्ज है यहाँ पे। Q चार्ज हमारे जो है वो यहाँ पे P पोजीशन पे फिक्स है, इसको P पोजीशन समझो। मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। कितना फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये बताओ पहले मुझे। ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है यहाँ पे, है ना। टेस्ट चार्ज हमेशा याद रखना, जब भी हम टेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव होता है। सर क्यूटी के ऑपोजिट लगेगा। Q2 के अपोजिट मतलब इधर की तरफ जा रहा होगा ये, ऐसे, है ना भाई। फोर्स लगेगा तो इधर की तरफ मूव करना भी तो स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा ये। हाँ भाई, अगर इस पोजीशन पर आप इसको छोड़ दोगे, इस पोजीशन पे छोड़ दोगे, तब ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूं तो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, है ना। अगर आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो इधर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, यहाँ छोड़ दोगे तो इधर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। कहीं भी छोड़ दो तो ये कैसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, बाहर की तरफ मूव कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। तो ये जो लाइंस बनाई है मैंने, इन लाइंस को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं हम इनको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो जब भी आपके पास प्लस क्यू चार्ज होगा तो याद रखना, प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो सारी की सारी किधर की तरफ जाएंगी भाई। हाँ भाई, किधर की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, रेडियली आउटवर्ड, प्लस क्यू चार्ज से, ठीक है भाई। और अगर आपके पास एक माइनस क्यू चार्ज है तो भाई माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। माइनस क्यू चार्ज है, चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कहां से, इनफाइनाइट से चलेंगी या कहीं और से चल के आ रही होंगी, बट इस क्यू चार्ज की तरफ आएंगी, कन्वर्ज करेंगी यहाँ पे। समझ में आई बात ये या नहीं आई, पहले बताओ, रिपीट करूँ या समझ में आ गया। आ गया सर समझ। आ गया। तो अच्छी एक बात बताओ मुझे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जब इससे दूर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसका काम कर रहा है भाई, सोर्स का काम करेगा कि नहीं करेगा।
हाँ भाई, ये प्लस क्यू चार्ज क्या है मेरे लिए? सोर्स है। सोर्स का मतलब क्या होता है? जहां से कोई चीज जनरेट हो रही होती है। और सिंक क्या होती है? जहां पे कोई चीज जाके खत्म हो रही होती है। तो ये माइनस क्यू चार्ज किसका काम करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? सिंक का। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सोर्स का काम करता है, और नेगेटिव चार्ज किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसका काम करेगा? सिंक का काम करेगा। एंड जो फोर्स होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू क्यू टी टाइम्स अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब अगर इसको फोर्स को आप किससे डिवाइड कर दो? उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दोगे, तो जो चीज बन के आएगी उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन की जाती है वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज डिफाइन की जाती है। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जर्नल जो यूनिट ली जाती है वो न्यूटन पर कूलम लिखी जाती है। ठीक है भाई। आगे चल के हम इसकी एक दूसरी यूनिट भी बनाएंगे, वोल्ट पर मीटर, जो आपने जनरली पढ़ी होगी। बट यहाँ पे जो यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई आपके? क्यूटी से क्यूटी कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन मैंने आपको समझा दी, कैसे निकलेगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो डेफिनेशन क्या हुई भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की? द फोर्स पर यूनिट charge is known as electric field. और यहीं से मेरा दूसरा फॉर्मूला निकल के आएगा। अगर मुझे कभी फोर्स निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा? Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई। एक और चीज का याद रखना, एक और चीज होती है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। डिप्लोमा वाले कितने हैं भाई? है कोई डिप्लोमा वाला जिसने डिप्लोमा किया हुआ है? ये सारे डिग्री करे हुए हैं? अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ये क्या होती है भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम डी से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है, डेंसिटी अलग है, दोनों अलग चीजें हैं। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी होती है, और डी की जो वैल्यू होती है बेसिकली वो होती है एप्सिलॉन टाइम्स ई। तो ये रिलेशन होता है किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बीच में। कभी आपसे कहीं किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को, डी को आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर डी का जो है डीएस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दोगे, तो डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को साइज से डिनोट करते हैं, वो होगा टी डॉट डी एस। याद रखना इस चीज को भाई। या फिर आप फ्लक्स को लिख सकते हो डी और मल्टीप्लाई बाय द एरिया, अगर डी कांस्टेंट है। ठीक है।
Sir, 17.7 into 10 to power minus 12. वेरी गुड। जनरली आंसर जो है ना ऐसे लिए होते हैं, ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट, राइट, 8 एप्सिलॉन नॉट, और डी ऑप्शन आपको एप्सिलॉन नॉट दिया होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको आंसर्स दिए होते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए भी नहीं देगा, कैलकुलेटर शायद अलाउड नहीं होता इसमें। तो आंसर क्या होगा भाई, हमने डी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है अभी? Sir, A option. हाँ, एप्सिलॉन नॉट ई पढ़ा है हमने, तो क्या बन जाएगा, डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट मींस 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ए ऑप्शन आ जाएगा। चलो कल हम लोग गो स्लो करेंगे, कल तो छुट्टी रहेगी, परसों करेंगे संडे को गो स्लो, ठीक है। गो स्लो से आगे चलेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर कोई डाउट हो आज जो हमने पढ़ा इसमें तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो कहीं पे इसमें। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछिए भाई। गुरजोत एंड प्रभ भाई जो भी चैट में लिख रहे हैं ना, तो कोशिश किया करो अपने आप को अनम्यूट करके, जैसे क्लास में अगर कुछ चीज बतानी हो या पूछना हो ना, तो वहां किया करो, क्योंकि मैं जब स्क्रीन पे पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं चैट नहीं चेक कर सकता बार बार जाके ना, चैट के लिए मुझे इस वाली स्क्रीन पे वापस आना होगा। तो कभी भी कोई डाउट हो, कभी क्लास चल रही हो, आपको कोई चीज नहीं समझ आई हो, ये सबके लिए है। ठीक है, अपने आप को अनम्यूट करो, उसी टाइम अपना डाउट क्लियर करो, क्वेश्चन पूछो और अपना डाउट क्लियर करो साथ के साथ। सर क्योंकि कभी क्वेश्चन, हाँ जी बताओ। सर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में फर्क नहीं है? ये कौन है, पुरुषोत्तम, राइट? हाँ जी, फर्क है पुरुषोत्तम जी। जो एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट। आगे चल के जब हम मटेरियल की थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जो एप्सिलॉन होता है वो होता है एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट को एब्सोल्यूट परमिटिविटी, राइट। सो एप्सिलॉन आर जनरली जब हम लेते हैं वो 1 ले लेते हैं एयर के लिए, राइट। अगर आपको एयर दिया होगा, अगर कोई मीडियम दिया होगा तो उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है भाई जी, ठीक है पुरुषोत्तम जी। ओके सर। सर इसकी पीडीएफ अपलोड करोगे अलग से? जो ये लिखा मैंने आज अभी, हाँ जी सर। हाँ ये तो जाएगी अभी वहां पे ना, अपलोड हो जाएगी आपके उसमें पोर्टल पे। ठीक है सर। और कोई डाउट किसी का? No, sir. ठीक है भाई।